आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। सबसे पहले ये जानिए राज्य क्या है। राज्य का अर्थ वैसे तो राजनीति में दूसरा होता है, इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन राज्य का यहाँ पर अर्थ होता है जो भारत में विभिन्न प्रांत हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इससे आशय है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था अंग्रेजों के जाने के बाद किस तरह से हमारे यहाँ स्थापित की गई, इसमें हम बहुत सारी जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत एक संघीय देश है। भारत में एक केंद्र सरकार होगी और इनको सहायता देने के लिए राज्य सरकारें भी होंगी जो केंद्र सरकार के अधीन रह करके कार्य करेगी। तो अभी तक क्या है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में राज्यों की स्थापना नहीं की गई थी। तो भारत में राज्यों की स्थापना किस तरह से की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या राज्यों की स्थापना या राज्यों का नाम भाषा के आधार पर किया जाएगा या तो फिर किसी अन्य आधार पर किया जाएगा। इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारत में शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती थी। अंग्रेजी शासन काल में भारत में शासन व्यवस्था प्रशासनिक प्रांतों के माध्यम से होती थी। अंग्रेजी सरकार ने भारत में 3 प्रशासनिक प्रांत बनाए हुए थे। पहला प्रशासनिक प्रांत है मद्रास, जिसके अंतर्गत आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भाग आते हैं। ये मिलकर के एक प्रशासनिक प्रांत था। दूसरा था मुंबई, जिसके अंतर्गत मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती थी। ये दूसरा था। और तीसरा जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी वो थी कई देसी रियासतों को मिला करके, जहाँ पर कई भाषा के बोलने वाले लोग रहते थे। इसमें हैदराबाद का निजाम है, जहाँ पर उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थी। तो कुल मिलाकर के 3 प्रशासनिक प्रांत बना करके अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। जब अंग्रेज चले गए तो ये 3 प्रशासनिक प्रांत से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन में अलग अलग प्रांत या प्रदेश बनाने, या जिसको हम राज्य भी कहते हैं, बनाने की बात कही गई थी। ये आंदोलन के समय बहुत प्रमुखता से मांग उठी थी कि राज्य की स्थापना होनी चाहिए और ये राज्य की स्थापना क्षेत्रीय आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद 1917 में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी कि जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं तो भारत में जो प्रांत है इसकी स्थापना की जाएगी, राज्य की स्थापना की जाएगी और राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। कांग्रेस जो है अपनी जो क्षेत्रीय इकाई है, इन्हें पार्टी का जैसे विस्तार करते हैं, तो जो क्षेत्रीय पार्टी का विस्तार किए थे कांग्रेस लोग, ये भी भाषा के आधार पर ही किए थे। अब इसके पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस के नेताओं की सबसे प्रमुख चिंता क्या है, देश को एक बनाकर रखने की होती है। देश को एक बनाकर रखने की क्यों होती है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात, जैसा कि हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, कि भारत धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और भारत बना था और हिंदू और मुसलमान के बीच बहुत ज़्यादा दंगे, झगड़े, फसाद हो रहे थे। अब यदि भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना कर दी जाए तो कहीं ये भाषाई लोग भी आपस में लड़ ना बैठे। ये कांग्रेस की चिंता करना क्या है, स्वाभाविक बात थी कि भाषा के आधार पर वैमनस्यता ना आ जाए और भारत में जो एकता बनी हुई है इसमें और फूट ना पड़े। तो ये सोच करके कांग्रेस जो है बहुत परेशान थी और इसीलिए राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर ये टालने की हर हमेशा फिराक में लगे रहे। लेकिन इसी बीच अलग भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने का मामला जो है भारत में तेजी से फैलने लगा। तो इसी को देखते हुए फिर 1948 में संविधान सभा ने राज्य स्तर पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की, मतलब खाली आयोग की स्थापना की गई थी श्री एस के दार के नेतृत्व में। अब
दर आयोग ने क्या किया था, पूरे भारत का अध्ययन किया और जितने भी जो मांग उठा रहे थे इनकी बात को ही प्रमुखता से सुना और अंत में अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि यदि भाषा के आधार पर भारत में राज्य का पुनर्गठन होता है तो दंगे फसाद और बढ़ जाएंगे। इससे राष्ट्रीय एकता को बल नहीं मिलेगा बल्कि राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भाषा के आधार पर पुनर्गठन को अभी टालना चाहिए। जैसे इसकी रिपोर्ट आती है कांग्रेस को और बल मिल जाता है। लेकिन भारत में क्षेत्र के आधार पर राज्य बनाने की मांग और बहुत तेज होने लगती है और इसी क्रम में सर्वप्रथम इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले में पोट्टी श्री रामुलु ये थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया और इनका आंदोलन जब जारी रहा तो बाद में इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इनका आमरण अनशन 58 दिन तक चला और अंत में आमरण अनशन के कारण इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है देश की जनता भड़क जाती है और आंदोलन जो है और बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ हैदराबाद में भी आंदोलन जो है बहुत तेज़ी से होने लगता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर भारत में अलग अलग राज्य बनाने की मांग जो है बहुत ज़्यादा उठने लगती है। फिर अंत में सरकार को झुकना पड़ता है इन आंदोलनकारियों के समक्ष, क्योंकि आंदोलन का जो रुख है वो इतना अधिक बढ़ चुका होता है कि अब सरकार को स्थिति संभाले नहीं संभलती है। जगह जगह दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब होना शुरू हो जाता है और इसी क्रम में फिर मैं उससे में हैदराबाद नहीं है, मद्रास प्रांत है यहाँ का। इस प्रांत इसको मिला करके मद्रास प्रांत का शेष इलाका जो है ये तमिल भाषी राज्य बनाया जाता है। इन्हें एक लाइन में कि जब पोट्टी श्री रामुलु के आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो यहाँ आंदोलन जो है और बहुत तेज़ी से फैल जाता है आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग को लेकर के। और मद्रास का एक इलाका शेष इलाका जो है ये तमिल भाषी राज्य बनाया गया और बाकी हिस्से को आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाया गया। इन्हें दो राज्य बना, एक जो है आंध्र प्रदेश राज्य और बाद में मद्रास का जो शेष इलाका है इसको तमिल भाषी राज्य बनाया गया। तो इस समय क्या भले तमिल भाषी राज्य बाद में बनाया गया लेकिन उस समय जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश, जहाँ पर श्री रामुलु ने आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात जनता के विरोध के फलस्वरूप अलग राज्य की स्थापना होती है तो पूरे राज्य में पूरे देश में अलग राज्य बनाने की मांग जो है पुरजोर तरीके से सभी लोग करना शुरू कर देते हैं। अब सरकार के समक्ष भाषा के आधार पर राज्य बनाने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। इन कठिनाइयों में जैसे पहली कठिनाइयाँ ये है कि किसी भाषा का क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है कहाँ शुरू होता है इसका कोई अता पता नहीं था। जैसे मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ की ही बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा तो बोलते हैं ना हर 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, तो कहाँ शुरू होगी कहाँ अंत होगा इसका पता लगाना जो है एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, मुश्किल काम था। फिर हर क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती थी, किसे राज्य बनाने का आधार बनाएं ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे कई राज्य में क्या है अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती थी, अब कौन सी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और उसमें जो भाषाई अल्पसंख्यक जो वर्ग वहाँ पर होंगे उनका क्या स्थान होगा। मान लो 10 भाषा बोली जाती है, एक भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाएगा तो बाकी जो 9 अल्पसंख्यक जो भाषा बच गए जो लोग बच गए उनका क्या होगा, क्या उनके लिए राज्य बनाना उचित नहीं होगा या वो भी मांग कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर तीसरी समस्या ये है मद्रास जिसको आज का हम बोलते हैं चेन्नई और बम्बई जिसको आज हम बोलते हैं मुंबई, ये कई दोनों ऐसे शहर थे जहाँ पर कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और दूर दराज के उद्योगपतियों ने वहाँ पर निवेश किया था।
जैसे कोई मद्रास और बम्बई में अपना फैक्ट्री खोल रहा है, मान लीजिए वो छत्तीसगढ़ का है कि बिहार का है कि उड़ीसा का है, उद्योगपति है, वहाँ पर अपना फैक्ट्री खोल करके रखा है, तो वहाँ किस किस भाषा को के आधार पर राज्य बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ राज्य में तो लोग कहने को हिंदी बोलते थे, मतलब उनकी भाषा हिंदी मानी जाती थी, जैसे छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, भोजपुरी है, अवधी है, इन क्षेत्रों में ऐसा कहा जाता था कि ये क्षेत्र जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर हिंदी वास्तव में नहीं बोली जाती थी, उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा थी। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, बुंदेली में बुंदेलखंडी, भोजपुरी में भोजपुरी, अवधी में अवध भाषा, हरियाणवी में हरियाणा और मारवाड़ी में मारवाड़ी भाषा, ये सब बोली जाती थी। तो क्या इनको अलग राज्य बनाया जाए, ये भी एक समस्या थी। भाई यदि एक राज्य बनाए, जैसे आंध्र प्रदेश राज्य बना, उसको देख करके भारत में बहुत सारे नए राज्य बनाने की मांग चली। तो अब यदि एक के बाद 2, 3, 4 राज्य बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो और भाषा के आधार पर जो क्षेत्र है वो भी अलग राज्य बनाने की मांग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। फिर उसका एक और समस्या थी कि आदिवासी अंचल, जैसे झारखंड, ये पूरा आदिवासी इलाका है, जंगल से आच्छादित है, तो इसका क्या करेंगे, इसको किस तरह से अलग राज्य बनाएंगे, किसके साथ रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो कई समस्याएं भी आई और इन क्षेत्र के लोग इसको अलग राज्य बनाने के लिए व्यापक आंदोलन भी किए। जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में भी हमको पता है, स्वयं मैं भी उस समय कॉलेज में थी, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोग भी उस समय हिस्सा लिए थे। तो जगह जगह क्या है, कॉलेज के बच्चे हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता है, आम पब्लिक है, सब पार्टी मिलकर के छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कई राज्य अस्तित्व में आए बाद में, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ आया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर के राज्य बना, और फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे राज्य बने, जिसमें जैसे इसमें बिहार से अलग होकर के झारखंड बना। ये बाद में क्या है, हर जगह क्षेत्रीय आधार पर सब जगह मांग उठने लगी कि भाई आप हमारे लिए हमारी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाते जाओ, और समय समय पर भारत में कई राज्य बने। और आज की स्थिति में हम देखते हैं कि भारत में 29 राज्य है। जैसे आंध्र प्रदेश को अलग होकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया। तो ऐसे करते करते क्या है, बहुत सारे राज्य बने। आज वर्तमान में भारत में 29 राज्य हैं, ये नक्शा में आप देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में, ये तो हमारे देश की स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में सरकार को मजबूर होकर के, जो मैं बताइए बात की बात है, जो छत्तीसगढ़ राज्य बना सब बाद में बना, लेकिन इससे पहले आंध्र प्रदेश के बाद जो लगातार आंदोलन हुआ, कई राज्य में अलग राज्य, कई भाषा वाले लोग अलग राज्य मांग करने लगे, अलग राज्य की मांग करने लगे। तो इसको देखते हुए सरकार को विवश होकर के एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, और जिसे इस तरह की मांगों को समीक्षा करनी थी, और समीक्षा करने के बाद अपनी सिफारिश जो है सरकार को सौंपनी थी। तो आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में दी, और मोटे तौर पर ये मान लिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए। और इसी क्रम में फिर धीरे धीरे भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और भारत में प्रादेशिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस के जो नेता चिंता कर रहे थे कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करेंगे तो हमारे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। इनकी चिंता के विपरीत हुआ। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो हमारी एकता जो है और मजबूत हुई, ये देखने को मिला। उनकी जो चिंता थी वो निराधार साबित हो गई, और भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो हमारा राज्य एक सशक्त रूप में उभर कर सामने आया, और केंद्र सरकार को हर हमेशा सहयोग दे करके राज्य जो है काम कर रही है। तो आज भाषा या क्षेत्र के आधार पर भारत में कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और ये राज्य बढ़िया से काम कर रहे हैं, और इन राज्यों के कारण ही भारत में राष्ट्रीय एकता को और ज़्यादा बल मिला है, और भारत का विकास जो है बहुत तेज़ी से हुआ है। साथ ही साथ जो विभिन्न भाषा वाले थे,
जो अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, इनकी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मानजनक स्थिति बनी और अपनी भाषा और संस्कृति को विकसित करने का मौका मिला। जैसे इससे पहले हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में था तो छत्तीसगढ़ी भाषा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना, आज देखते हो छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति की पहचान पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में है। आज हम अपनी भाषा और संस्कृति को लगातार आगे लेकर के जा रहे हैं। इसी तरह सभी भाषा का हाल है। तो कुल मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना जो रिपोर्ट सौंपा कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाए जा सकते हैं, और इस तरह भारत में भाषा के आधार पर या क्षेत्रीयता के आधार पर अभी वर्तमान में 29 राज्य हैं जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान कर रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में योजनाबद्ध विकास, किस तरह से पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में विकास किया गया।